हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री। हमने अपनी एंशियंट हिस्ट्री की जो सीरीज स्टार्ट की थी वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली। आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, दैट इज द मेडिवल हिस्ट्री। जब हम मेडिवल हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं तब हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, पहले हमें वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो मेडिवल हिस्ट्री को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज अर्ली, ठीक, वन इज अर्ली मेडिवल एंड सेकेंड वन इज लेटर मेडिवल। तो अर्ली मेडिवल के अंदर हम किस किस चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो मोस्टली हमने एंशिएंट के अंदर भी कवर कर लिया। अर्ली मेडिवल के अंदर हमने डिस्कस करना है यहाँ पर इंपीरियल चोलास के बारे में, ठीक। इंपीरियल चोलास के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो हमने अपनी एंशिएंट की सीरीज के अंदर डिस्कस कर लिए, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं ट्रिपटाइट स्ट्रगल की, ठीक। ट्रिपटाइट स्ट्रगल कौन सी स्ट्रगल है जहां पर पालास, प्रतिहारास, गुज्र प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास, ये तीन डायनेस्टीज आपस में लड़ती हैं। किसके लिए लड़ती हैं? कन्नौज के लिए लड़ती हैं। किसके लिए लड़ती हैं? कन्नौज के लिए लड़ती हैं। तो जो पालास है वो कहां से रूल कर रहे हैं? पालास रूल कर रहे हैं बंगाल से, ठीक। और इनका जो फाउंडर है वो है गोपाला, ठीक है। तो यही बेसिक सी चीजें हमें याद रखनी है, उससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक। उसके बाद ये किस जगह के लिए लड़ाई लड़ते हैं? दैट इज कन्नौज, ठीक। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं राष्ट्रकूटास। तो राष्ट्रकूटास अगर हम इंडियन मैप के अंदर देखें तो इस रीजन के अंदर जो है वो क्या कर रहे थे? रूल कर रहे थे। जहां पर पहले हमने देखा सतवाहनास रूल कर रहे हैं, वाकाटाकास रूल कर रहे हैं, या हमारे पास हमने देखा चालुक्याज रूल कर रहे हैं, ठीक। तो इसी रीजन डेक्कन रीजन के अंदर कौन रूल कर रहा है? राष्ट्रकूटास। और गुज्र प्रतिहारास इस वाले रीजन के अंदर क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। पालास आगे इस वाली साइड, बंगाल वाली साइड। तो आपस में अब ये क्या करेंगे? लड़ेंगे। किसके लिए लड़ेंगे? कन्नौज के लिए लड़ेंगे, ठीक। हमने अपनी वीडियोस में पहले भी डिस्कस किया कि पहले लड़ाई जो है वो किसके लिए हो रही थी? मगध रीजन के लिए हो रही थी। अब धीरे धीरे मगध के लिए खत्म हो जाएगी और किस पर शिफ्ट हो जाएगी? कन्नौज पर। तो उसी कन्नौज की को लेने के लिए, उसको हासिल करने के लिए लड़ाई होती है जिसे हम ट्रिपटाइट स्ट्रगल कहते हैं, ठीक। उसी सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं अर्ली मेडिवल के अंदर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है लेटर मेडिवल के अंदर, ठीक। और बीच में हम डिस्कस करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है। फिर हम बीच में डिस्कस करते हैं दिल्ली सल्तनत को, ठीक। दिल्ली सल्तनत को हमने डिस्कस किया। वहां पर हम ये देखेंगे कि कैसे 5 डायनेस्टीज आती हैं और यहाँ पर रूल करती हैं, ठीक। कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, उन्होंने इम्पोर्टेंट अपने काम क्या किए, ठीक। ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास आगे आ जाता है विजयनगरा एम्पायर को हम डिस्कस करेंगे। अगर हमने विजयनगरा एम्पायर को डिस्कस किया तो हमारे पास वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आ जाती है, दैट इज हमारे पास एक और वो जो चीज आ जाती है, दैट इज द बहमनी किंगडम, ठीक। डेक्कन स्टेट्स जिसको कहा जाता है, ठीक। बहमनी किंगडम साउथ के अंदर। फिर हम लेटर में हम डिस्कस करेंगे मुगल्स के बारे में, ठीक है। द एडवेंट ऑफ मुगल्स, मुगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस हम देखेंगे एडवेंट ऑफ पुर्तगीज, और किस तरीके से यूरोपियंस जो पुर्तगीज हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं एज अ ट्रेडिंग कंपनी, देन वो हमारे स्टेट्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और अपने रूल को एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक। पहले ट्रेडिंग से आएंगे और फिर हमारे यहाँ पर टेरिटरी को, अपनी टेरिटरी को या अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो इसी टॉपिक से ये जो पुर्तगीज का इन्वेंट है, का जो एडवेंट है, यहीं से हम जंप करेंगे कहाँ की ओर? मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। तो जो बेसिक चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो क्या है हमारे पास? कि हम सबसे पहले अर्ली मेडिवल के अंदर हमने इंपीरियल चोलास जो है
वो देख लिए, वो हमने डिस्कस कर लिए। देखिए ट्रिपाटाइट स्ट्रगल के अंदर हमने क्या क्या देखा, ठीक, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद ट्रिपाटाइट स्ट्रगल एज अ बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो इसलिए हमें बेसिक बेसिक चीजें जो है वो याद करनी है। कौन इनका फाउंडर है, कौन कौन सी डायनेस्टीज जो है इसमें लड़ रही थी और किसके लिए लड़ रही थी, वो हमें क्लियर है। वो किसके लिए लड़ रही थी, कनौज रीजन के लिए लड़ रही थी, ठीक। उसके बाद हमारे पास जो है बीच वाला एरा आ जाता है, जहाँ पर इस्लामिक इन्वेजन्स होते हैं, ठीक, और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाती है। उसके बाद 5 डायनेस्टीज उसमें रूल करती हैं। देन हमारे पास विजयनगरा एम्पायर ये आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे पास बहमनी किंगडम्स आ जाती हैं। फिर हम मुगल्स के बारे में डिस्कस करते हैं एंड एट द एंड हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से पुर्तगीज का इन्वेंट होता है, जब वास्को डी गामा जो है वो एक सी रूट को डेवलप ये इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, सॉरी, ठीक। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट जंप कर जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, ठीक। तो बेसिकली ये जो अर्ली वाला टाइम पीरियड है, इसके अंदर हम देखेंगे कि जब इसको गुप्ताज का फॉल होता है, ठीक, उसी के बाद से उस हिस्ट्री को कंसीडर किया जाता है अर्ली मेडिवल हिस्ट्री। और इसको कुछ लोग जो हैं या कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो मेडिवल एंशियंट के अंदर भी कवर करते हैं, ठीक है, एज अ सब टॉपिक क्या होता है उनका, पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है। हमारी जो मेन चीज अब बचती है वो क्या है, दिल्ली सल्तनत वाला टाइम पीरियड। अब ये क्या बोल रहा है कि जो मेडिवल हिस्ट्री है इंडिया के अंदर, वो किससे रिलेट करती है, जब बाहरी इन्वेजन्स होंगे, यहाँ पर इस्लामिक इन्वेजन्स होंगे। इससे पहले हमने देखा कि कोई भी यहाँ पर ऐसी अटैक्स नहीं किए गए जिसकी वजह से यहाँ पर इस्लामिक रूल कायम किया गया हो, ठीक। इससे पहले जो भी इन्वेजन्स हो रहे थे वो अलग अलग रिलीजन के थे, बट इस्लामिक इन्वेजन इस मोटिव से कि इस रीजन को हमने एक इस्लामिक रीजन बनाना है, ठीक है, दारुल ईमान बनाना है, ठीक। तो अब हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे और यहीं से स्टार्ट होती है मेडिवल हिस्ट्री। सबसे पहला इस्लामिक इन्वेजन जो होता है वो किस रीजन पर होता है, सिंध रीजन पर होता है। सिंध का कॉन्क्वेस्ट किया जाता है और कौन करते हैं, वो करते हैं अरब्स करते हैं, ठीक। जो सिंध रीजन कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, याद रखनी है। इसमें याद रखने वाली ये चीज क्या है कि सबसे पहला कॉन्क्वेस्ट इस्लामिक इन्वेजन कहाँ पर होता है, सिंध रीजन के अंदर होता है और कौन करता है, अरब्स करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, किसकी लीडरशिप के अंदर, मोहम्मद बिन कासिम। कौन है, मोहम्मद बिन कासिम। एंड सिंध को कॉन्क्वेर किया जाता है। तो सबसे पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक किसने किया, मुस्लिम इन्वेडर्स ने, अरब्स ने किया। उसमें लीडर कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। और किस रीजन के ऊपर किया, दैट इज क्लियर कि वो किस रीजन के ऊपर किया, सिंध रीजन के अंदर किया, जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान रीजन के अंदर है। उसके बाद हम देखेंगे कि अरब्स के बाद कौन आते हैं, तुर्क्स आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो किसने इन्वेड किया है, अरब्स ने किया। अरब्स के बाद हमारे पास आ जाएंगे तुर्क्स, और तुर्क से बाद ही स्लेव डायनेस्टीज और ये इनकी नींव रखी जाती है दिल्ली सल्तनत की, ठीक। उसको हम लेटर डिस्कस करते हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर तुर्किश रूल जो है वो कौन उसकी स्थापना करता है, कौन उसको स्टैब्लिश करता है, उसको कौन फाउंड करता है, वो है महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी कौन है, तुर्किश। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो कौन है, अरब का लीडर है। महमूद गजनवी जो है वो क्या है, तुर्क है एक, और उसने तुर्की का रूल जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर तुर्किश रूल जो है वो फाउंड किया। उसकी जो है वो नींव रखी, उसका फाउंडेशन रखी। उसके बाद उसने इंडिया के अंदर घुसने के लिए, इंडिया के ऊपर अटैक्स करने के लिए कितनी बार एक्सपेडिशन की, 17 टाइम्स। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि किस रूलर ने मेडिवल एरा के अंदर 17 टाइम्स एक्सपेडिशन की इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक्स करने के लिए, ठीक, उसको अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लेने के लिए। तो वो कौन है, महमूद गजनवी। और ये कौन है, तुर्किश रूल का फाउंडर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर। अब हमारे पास आ जाता है दिल्ली सल्तनत, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जिसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1526 एडी के आसपास का, ठीक। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टीज ने, अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया है। उसको हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। अब ये क्या होता है, 12th सेंचुरी के एंड तक मोहम्मद गोरी जो है वो भी एक तुर्क है, वो दिल्ली को क्या कर देता है, उस पर अटैक करता है और उसको ऑक्युपाई कर लेता है बाय द एंड ऑफ द
12th सेंचुरी के एंड तक मोहम्मद गोरी जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक, और वो दिल्ली रीजन को ऑक्युपाई कर लेता है और यहाँ पर अपनी डायनेस्टीज की एस्टैब्लिशमेंट करता है, ठीक। उसके बाद उसने जो डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया और उसके आने के बाद जो अदर लेटर डायनेस्टीज आती हैं, ठीक, वो मिलकर क्या बनाती हैं, दिल्ली सल्तनत बनाती हैं, ठीक। अब हम इसके बारे में आगे अगर देखें तो सबसे पहली डायनेस्टी जिसने यहाँ पर रूल किया दैट इज द इलबरी डायनेस्टी, ठीक। ये इलबरी ट्राइब से बिलोंग करते थे, ये किससे बिलोंग करते थे, ये एक ट्राइब का नाम है, ठीक है, इस ट्राइब से बिलोंग करते थे, दैट्स व्हाई इनको इलबरी डायनेस्टी भी कहा जाता है। फिर हमारे पास सेकंड इसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो जो मोहम्मद गोरी है उसका स्लेव है, तो इसीलिए इस डायनेस्टी को वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। यानी ये किसका गुलाम है, जो इसका जो हेड है वो कौन है, मोहम्मद गोरी है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने अपनी इनिशियल जो है कैपिटल कहाँ पर थी इनकी, लाहौर रीजन के अंदर थी, और बाद में इन्होंने किधर शिफ्ट की, दिल्ली के अंदर शिफ्ट की, ठीक। इसी को स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कहा जाता है, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि इसी ने गुलाम, क्योंकि ये गुलाम था, ठीक, इसीलिए इसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, ये उसका फाउंडर है, और इसी को लकबख्श कहते हैं क्योंकि ये बहुत मतलब बड़े दिल का था, जनरोसिटी थी इसके अंदर, ठीक, ये बहुत सारी चीजें एज अ चैरिटी दान कर लेता था, ठीक। तो उसके बाद इसी को हम मानते हैं स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर, देन ही इज आल्सो नाउन एज लकबख्श, क्योंकि इसके जनरोसिटी की वजह से। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने कुतुब मीनार की नींव रखी, किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, किसके नाम के ऊपर, ये एक सूफी सेंट से जुड़ा हुआ था, उस सूफी सेंट का नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जब हम सूफीज्म को या बख्तिज्म को इनको डिस्कस करेंगे उसके अंदर भी इन सेंट्स के नाम आएंगे, तो इसने कुतुबुद्दीन मीनार की फाउंडेशन रखी, और किसकी, सूफी सेंट के नाम पर रखी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखी। उसके बाद इससे रिलेटेड और भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स आ जाती है, इसने एक मॉस्क को बिल्ड की, दैट इज द कुव्वतुल इस्लाम, पहली मॉस्क इंडिया के अंदर इसने बिल्ड की, वो की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और किस डायनेस्टी को बिलोंग कर रहा है, स्लेव डायनेस्टी और इलबरी ट्राइब से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद इसने अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, एक और मस्जिद है, कहाँ पर है, अजमेर रीजन के अंदर है, और उसको भी बिल्ड किया, ठीक। तो इसके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद इसकी वफात हो जाती है, डेथ हो जाती है, जब ये पोलो खेल रहा होता है, ये चुगान एक ये गेम होती है जो हाथ की बैक पर बैठ कर खेली जाती है, ठीक है, वो खेलते खेलते इसकी वफात हो जाती है। तो इससे इंपॉर्टेंट चीजें जो है यही है, ठीक, कि इसने स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया, फिर इसको क्या क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसने उसकी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स जो है वो क्या है। नेक्स्ट हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट आ जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के टाइम पीरियड के अंदर अब क्या होता है, मंगोल्स का अटैक होना शुरू हो जाता है, ठीक। अब इल्तुतमिश जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हमें क्या याद रखनी है कि इसने एक 40 नोबल्स का स्लेव्स का जो है वो क्या किया था, ग्रुप बनाया था, ठीक। अब यहाँ पर पावर तुर्किश नोबल्स क्यों लिखा है, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी से तो इधर नोबल्स क्यों लिखा है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो वो जो, क्योंकि अभी ये स्लेव डायनेस्टी से ही चलते आ रहे हैं, ये इल्तुतमिश भी ऊपर वाला जो पहला रूलर होगा उसका स्लेव होगा, ठीक। तो यहाँ पर वो अब ये स्लेव ही रूल को कायम करने आ गए, तो उसने 40 स्लेव को इकट्ठा करके क्या किया था, एक बहुत पावरफुल मतलब ग्रुप बनाया था। अब वो एलीट पीपल हो गए थे, ठीक है, नाम उनका गुलाम ही चल रहा है तो गुलाम ही, लेकिन वो हो गए बहुत पावरफुल, दैट्स वाई इसको यहाँ पर क्या लिखा है, तुर्किश नोबल्स लिखा है, ठीक। कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, ठीक। और इसने वो 40 का जो ग्रुप बनाया है जिसको तुर्काने चहलगानी कहा जाता है या चालीसा भी कहा जाता है, ठीक। तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है, ये जो ग्रुप है ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, ये उसको एडमिनिस्ट्रेशन रन करने में भी हेल्प करता है, ठीक। एट द एंड में ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और ये किंग मेकर भी बन जाते हैं, और किंग को गद्दी से हटाना हो वो भी बन जाते हैं, ठीक। तो बाद वाले रूलर जैसे बलबन आएगा तो वो इनके इन्फ्लुएंस को बिल्कुल खत्म कर देगा। अब इसने और इम्पोर्टेंट चीज इल्तुतमिश ने क्या की कि इसने अपने एम्पायर को इक्ताज में डिवाइड कर दिया। इक्ताज क्या होता है, इक्तदारी सिस्टम या इक्ताज क्या होता है कि एक फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी के लिए सर्विस की है, ठीक है, किसी का काम किया है,
तो मुझे उस काम के बदले एक पीस ऑफ लैंड मिल जाएगी और वहाँ पर मैं जितना भी रेवेन्यू जनरेट करूंगी उसका आधा मुझे जो है वो किंग को एज अ ट्रिब्यूट पे करना है, बाकी मुझे अपने पास रखना है। ठीक, तो ये इसने पूरा अपना एम्पायर जो है उसको किस में डिवाइड कर दिया, इक्ताज में कर लिया। एंड व्हाट इज इक्ता? असाइनमेंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी के बदले आपको एक पीस ऑफ लैंड दे दिया जाएगा, आप सैलरी नहीं दी जाएगी, यानी कि एक पीस ऑफ लैंड जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद इसने दो तरीके के कॉइन्स जो है वो क्या किए, इंट्रोड्यूस किए। पहला सिल्वर कॉइन जिसको टंका भी कहा जाता है, और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इसने क्या की, कॉपर के कॉइन्स को इशू किया जिसको जिताल भी कहा जाता है। ठीक, तो इसके रिलेटेड कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं हमें याद रखनी है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर आती है, वो आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की डॉटर है। ठीक, ये स्लेव नहीं है, ये डॉटर है, और ये पहली ऐसी और पहली और आखिरी औरत है मेडिवल हिस्ट्री के अंदर जिसने रूल किया है, जो पॉलिटिक्स के अंदर आई थी। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की बेटी है, पहली और आखिरी मुस्लिम रूलर है, वुमेन रूलर है मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। अब जब ये पॉलिटिक्स के अंदर आई, हमने देखा कि पैट्रियार्कल सिस्टम था। अब जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वहां पर, या जैसे जो 40 का ग्रुप है, 40 स्लेव्स का ग्रुप है, ठीक, तुर्कान चहलगानी वो नहीं चाहेंगे कि उनको को एक वुमेन जो है वो लीड करे। ठीक, तो ये सारे इसके हक में नहीं थे। तो इसका रूल भी अगर आप देखें तो 1236 से लेकर 1240 छोटे से टाइम पीरियड के लिए रहा है। अब इसने क्या किया कि अब इसने जो पर्दा सिस्टम था उस टाइम पीरियड के अंदर खुद को कवर करने का, ये सारी चीजें उसको डिसरिगार्ड किया। और अल्तुनिया जो है बठिंडा का गवर्नर है, वो पहले जो है इसके अपोज में था, लेकिन इसने बोला कि ये मानेगा कैसे नहीं, अपनी टेरिटरी को इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने के लिए उसने क्या किया, उससे ही शादी कर ली। ठीक है, तो ये पहले इसके अगेंस्ट था, रजिया सुल्तान के अगेंस्ट था। ठीक है, अब ये अपने एक बंदे याकूत के साथ जाती है और यहाँ पर इसके साथ मिलती है और इसको इन्फ्लुएंस करती है और इससे शादी कर लेती है। तो अल्टीमेटली इसका भी एरिया इसके अंदर आ जाता है। ठीक, उसके बाद इसका बेटा जो है इल्तुतमिश का, जो इसी का भाई है रजिया सुल्तान का, कौन है, बहरम शाह, वो इसको मार देता है। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पॉलिटिक्स के लिए जो है वो उसने अपनी बहन का कत्ल कर लिया। ठीक, तो ये इसके रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट थिंग्स जो हैं वो हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर, दैट इज बलबन। बलबन ने क्या किया, बलबन क्यों मशहूर है? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की वजह से। इसने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो ऐसे आता है कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसकी है, वो है बलबन की पॉलिसी है। ठीक, अब इस टाइम पीरियड के अंदर क्या हो गया था कि वो जो 40 का ग्रुप है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। अब जो उनकी बात नहीं सुनते थे ये उनको हटा देते थे। अब ये जो बलबन है ये क्या करता है, अब ये भी एक स्लेव था, किसका, इल्तुतमिश का था। अब वो 40 का जो ग्रुप था उनको ये चीज पसंद नहीं थी कि उनमें से एक स्लेव उठकर बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर धौंस मचाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें उनको क्या थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए बहुत सारी हर्डल्स क्रिएट करना शुरू कर दी। अब बलबन ने क्या किया, ये बहुत चालाक था, इसने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। जो इसके खिलाफ खड़ा होगा उसी को ये खत्म करेगा, निस्तो नाबूद कर देगा। ठीक, उसके बाद इसने एक इम्पोर्टेंट वर्क्स जो किए वो किया, मिलिट्री डिपार्टमेंट, दैट इज दीवाने आरिज। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, दीवाने आरिज, और फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनको सेपरेट किया। पहले ये दोनों कंबाइन थे। ठीक, तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स को इसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। और इसने देखो खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। जब एक रूलर जो है उसका इन्फ्लुएंस ऐसे नहीं चलता है, उसको लोग क्वेश्चन करते हैं, तो वो खुद को किसके साथ कनेक्ट कर देता है, डिवाइन के साथ, ठीक, गॉड के साथ, रिलीजन के साथ। ठीक है, तो वहां पर वो अनक्वेश्चनेबल हो जाता है आम इंसानों के लिए। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि इसने डिक्लेयर किया कि वो डिप्यूटी है गॉड का। ठीक, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है अर्थ के अंदर। अब जब अर्थ के ऊपर जब ये सारी चीजें वो बोल रहा है, तो आम जनता जो है वो इस चीज को अपोज नहीं कर पाएगी। ठीक, अपोज नहीं कर पाएगी, उनको लगेगा कि अगर ये बोल रहा है कि ये डिप्यूटी ऑफ गॉड है, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है ऑन अर्थ, अगर हम इसको अपोज करेंगे, दैट मीन्स हम किसको अपोज कर रहे हैं, गॉड को अपोज कर रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद जिसको नियाबत खुदाई भी कहते हैं, उसके बाद इसने बोला ही वॉज द शैडो ऑफ गॉड, गॉड की परछाई है ये, ठीक। तो ये सारी चीजें इसने बोल दी, तो अब ये अनक्वेश्चनेबल हो गया, लोग इस पर सवाल नहीं उठा सकते थे। पहली तो इसलिए नहीं उठा सकते थे क्योंकि उसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, जो भी उसके खिलाफ उठता था वो उसको वही निस्तो नाबूद कर देता था, मिट्टी में मिला देता था, ठीक। दूसरा इसने एक और इम्पोर्टेंट चीज खेली, ठीक, थोड़े करंट अफेयर्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। उसने क्या किया कि किंग को किसका बनाया, किंग बोला कि किंग जो है वो किसका डेप्यूटी है, गॉड का है, जिसको नियाबत खुदाई कहा जाता है। दूसरा इसने बोला ही वॉज द शैडो ऑफ गॉड, ठीक है, जिसे जिल्ले इलाही भी कहा जाता है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें इसके रिलेटेड और भी आ जाती है, ही इंट्रोड्यूस सजदा, कि यानी जो भी इसको देखेगा वो इसके पाँव में पड़ जाएगा, ठीक है, सजदा कर लेगा, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है पैबोस, यानी इसके फीट को किस करना। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि ये अपनी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है। एक साइड ये चीज कह रहा है कि ये कौन है, इस्लामिक रूलर है, ठीक है, इस वाले रीजन को जो दारुल हर्ब है इसको दारुल ईमान बनाना है इसने, ये जो लैंड ऑफ नॉन मुस्लिम्स है उनको मुस्लिम्स का लैंड बनाना है, ठीक। दूसरी साइड ये कह रहा है, खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रहा है कि ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक, ये शैडो ऑफ गॉड है। सेकंड थिंग इस्लामिक रूलर है, ठीक है, और इस्लाम की टीचिंग्स के अगेंस्ट चीजें कर रहा है, सजदा करवा रहा है खुद को, ठीक है, जो इस्लामिक टीचिंग के बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक, किसी गॉड के सिवाय हम किसी को सजदा नहीं कर सकते। देन पैबोस उसकी फीट को किस करना, तो उससे ये शो हो रहा है कि सोशल हायरार्की है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल अगेंस्ट है क्योंकि इस्लाम जो है वो इक्वालिटी पर बिलीव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी रूलर्स आए, जो भी पॉलिटिक्स के अंदर रूलर्स रूल कर रहे हैं, वो रिलीजन को एक मेयर टूल बना रहे हैं अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए और अपनी इन्फ्लुएंस को अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने देख ली बलबन के रिलेटेड। बलबन के बाद हम देखेंगे कि बलबन के बाद ये डायनेस्टी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होने शुरू हो जाती है। इसके बाद जो है हमारे पास एक और रूलर आता है स्लेव डायनेस्टी का, दैट इज कैकुबाद, ठीक। कैकुबाद जो है वो वीक रूलर होता है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट रूलर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आने वाले भी कॉम्पिटेंट रूलर नहीं होता है। उसके बाद डायनेस्टी जो न्यू जब एक डायनेस्टी अपने लोअर फेज में चल रही है, एट द सेम टाइम दूसरी जो है डायनेस्टी जो है वो पावर में आने की कोशिश करती है और वो मौके की तलाश में होती है, एक कमजोर होगी और दूसरी उस पर अटैक करेगी और अपनी जो है वो डायनेस्टी को कायम करेगी, ठीक। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हमारे पास आ जाती है खिलजी डायनेस्टी। अब खिलजी डायनेस्टी को खिलजी रेवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि वो जो पहली पूरी डायनेस्टी चलती आ रही थी, जो हमने जितने भी रूलर्स डिस्कस किए वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और नेक्स्ट वाली आएगी, ठीक। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो पहला इसका रूलर है और इसलिए इसको फाउंड किया, ठीक। अब इसने ये देखा, ये सारी चीजें देखी कि ये जो इंडियन स्टेट है इसको हम पूरी इस्लामिक स्टेट नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको मोस्ट टॉलरेंट मुस्लिम रूलर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने देखा कि यहाँ पर जितने भी इंडियन रीजन है, यहाँ पर अलग अलग मजहब के, अलग अलग जाति के, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर इनको इनके ऊपर फोर्सफुली कुछ चीज लागू करना वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा, वो रिलीजन में घुसेगा, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, उसके डाउनफॉल में चला जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो इस खिलजी डायनेस्टी का आता है, बार बार किसके नाम से जानी जाती है खिलजी डायनेस्टी, अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स किए, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक। इसने क्या किया कि बहुत ज्यादा कॉन्क्वेस्ट किए, देखेंगे हम कि इसने गुजरात के अंदर कॉन्क्वेस्ट किया, जिसको कौन रूल कर रहा था, बघेला किंग कर रहा था। रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, ठीक, और साउथ रीजन के अंदर भी इसने क्या किया, कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश की। और साउथ के अंदर इसको किसने हेल्प की, इसी के एक बंदे ने जिसको इसने खरीदा था, मलिक काफूर, ठीक। मलिक काफूर ने इसको हेल्प की साउथ रीजन की एक्सपेडिशन करने में। उसके बाद इसने क्या किया कि जमींदारी सिस्टम जो था खालसा लैंड के ऊपर, उसको अबॉलिश कर दिया। खालसा लैंड वो लैंड होती है, दिस इज दैट पीस ऑफ लैंड जो डायरेक्ट स्टेट के कंट्रोल में होता है, जहां पर कोई भी और किसी का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक। जमींदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर
राजा के बीच में और प्रजा के बीच में जो ये कांटेक्ट बनाता है, उन एक दूसरे तक बात पहुंचाता है, दैट इज जमींदार। ठीक, उनके बीच का जो बात कराने वाला है वो है जमींदार। तो इसने जमींदारों को बोला होता था किंग ने, ठीक है, ये हो गया किंग और ये हो गई जनता, ठीक है, पीजेंट्स रख लो, ठीक, फार्मर्स रख लो, ठीक है। अब इनके बीच इसको बोला होता था, किंग ने बोला होता था जमींदार को कि तूने इतना रेवेन्यू जनरेट कराना है और मुझे इतना देना है। तो ये क्या करता था, इनसे रेवेन्यू लेता था, ठीक है, और फिर किसको देता था, किंग को देता था। लेकिन कभी कभी ये क्या करता था, जमींदार करप्ट भी निकलते थे, ठीक, और ये क्या करते थे, एट्रोसिटीज करते थे किनके ऊपर, आम लोगों के ऊपर, कि हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो दो। ये चीज भी नहीं देखते थे कि अगर फेमाइन हुआ है, नेचुरल कुछ कैलामिटीज हुई हैं, ठीक है, तो तब भी ये उनको माफ नहीं करते थे। तो इसने क्या किया कि, और बीच में ये करप्ट भी निकलते थे कि बहुत सारी चीजें जो है वो खुद ही हड़प लेते थे, ठीक। तो अब किंग ने क्या किया कि इस ये जो बीच वाला इंटरमीडिएटरी है इसको टोटली खत्म कर दिया, किस रीजन के अंदर, खालिसा लैंड के ऊपर। उसके बाद इसने क्या बोला कि कोई भी इक्ता अलॉट नहीं किया जाएगा दोआब रीजन के अंदर। दोआब रीजन हो गया दो आब, यानी दो वाटर बॉडीज के बीच वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं दोआब रीजन, ठीक। वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। अगर आप देखो यहाँ से भी पानी बह रहा है, यहाँ से भी पानी बह रहा है, तो ये जो बीच वाला रीजन है ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होगा, यहाँ पर पानी की भी कमी नहीं होगी, ठीक, जो एग्रीकल्चर के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसने ये चीज भी इंट्रोड्यूस की कि जो दोआब रीजन है वहां पर कोई भी इक्ता अलॉट नहीं किया जाएगा किसी को भी। इक्ता हमने डिस्कस कर लिया पहले, इक्ता क्या होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसने और ज्यादा क्या अपनी अचीवमेंट्स की, वो इसने की कि खिजराबाद को बिल्ड किया, अलाई दरवाजा भी इसने बिल्ड कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, और इसने अपनी कैपिटल सिटी सीरी को भी बिल्ड किया, फाउंड किया, ठीक, और अपनी इसको कैपिटल सिटी बनाया। किसने बनाई, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई, ठीक। उसके बाद इसने टाइटल अडॉप्ट किया सिकंदर सानी का या सिकंदर आजम का, ठीक, सिकंदर आजम भी इसको कहा जाता है। यानी सेकंड अलेक्जेंडर। अब हमने जब अपनी एंशियंट हिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको क्यों कहा जाता था, क्योंकि उसका एक ख्वाब था कि उसको पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्वेस्ट करना है, कॉन्क्वेयर करना है, और पूरे उसका जो है वो लीडर बनना है, ठीक। तो अब इसी ने भी उसकी जो है थोड़ी बहुत पॉलिसी को अडॉप्ट किया, और इसने भी क्या की, कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश की। इसीलिए इसने टाइटल अडॉप्ट कर लिया सिकंदर सानी, यानी सेकंड अलेक्जेंडर। उसके बाद इसने परमानेंट आर्मी बिल्ड की। इससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास परमानेंट आर्मी नहीं थी। दो डिपार्टमेंट्स को किसने सेपरेट किया, ठीक, वो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ठीक। उसके बाद मैंने अभी पहले वो पहली स्लाइड्स के अंदर जो है वो डिस्कस किया। उसके बाद परमानेंट आर्मी को किसने बिल्ड किया, वो किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसने चेहरा और दाग सिस्टम को लाया। चेहरा सिस्टम क्या होता था, अब इसने अगर परमानेंट आर्मी को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसको बिल्ड किया है, तो यानी वो जो उसके अंदर सोल्जर्स होंगे उनके भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें चाहिए, ठीक है, तो वो किस में आ जाते थे, चेहरा सिस्टम में आते थे। चेहरा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर आपको अपने सोल्जर्स के जो आप में इसमें रिक्रूट हैं आर्मी के अंदर, उनकी आपको रिकॉर्ड्स रखने हैं, ठीक। दूसरा आ जाता है डाक सिस्टम। उस टाइम पर जंगें किस पर होती थी, ठीक, हॉर्सेस पर होती थी, ठीक। तो अब ये घोड़ों के ऊपर ब्रांडिंग की जाती थी, तो हॉर्स की ब्रांडिंग को ही डाक सिस्टम कहा जाता है। तो ये दोनों सिस्टम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किए, अलाउद्दीन खिलजी ने की। ये पहला ऐसा तुर्किश रूल है जिसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। और इसकी टक्कर लगती थी उलिमा सेक्शन से। उलिमा सेक्शन जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस्लामिक उसके अंदर, ठीक। तो अब इसने क्या किया कि अब ये उलिमाज ये चाह रहे थे उस टाइम पीरियड के अंदर कि ये सारी ये पॉलिटिक्स जो है वो इनके हिसाब से चली जाए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उस चीज को मान नहीं रहा था, ठीक। जब ये इसके और उलिमा सेक्शन के बीच में जो है वो बहुत ज्यादा टक्कर लग जाती है, तो अब ये क्या करता है कि रिलीजन को और पॉलिटिक्स को बिल्कुल सेपरेट कर देता है, कि रिलीजन की बात पॉलिटिक्स में नहीं की जाएगी और पॉलिटिक्स की बात रिलीजन में नहीं की जाएगी, ठीक। तो ये पहला तुर्किश सुल्तान बनता है हु सेपरेटेड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स।
उसके बाद इसके कोर्ट पोइट्स कौन कौन से हैं? अमीर खुसरो एंड मीर हसन दहलवी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसके कोर्ट पोइट कौन है, ये अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी किसके कोर्ट में काम करते थे? दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। और अमीर खुसरो को इसने टाइटल दिया था, किस चीज का टाइटल दिया था? तूतिए हिंद का। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आया है। तूतिए हिंद होता है पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है, पैरट। तो ये सारे टाइटल किसको दिए थे? अमीर खुसरो को दिए थे। किसने दिए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी जो है वो किसके कोर्ट पोइट है? अलाउद्दीन के। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डायनेस्टी जो है वो खिलजी डायनेस्टी। बाद में और भी रूलर्स आते हैं बट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। तो हर एक डायनेस्टी के जो है वो 3 या 4 या 5 या 6 इतने से ही इंपॉर्टेंट रूलर्स होते हैं, बाकी इनकम्पिटेंट होते हैं। ठीक, उसको उस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है? जहाँ पर जो बहुत ज्यादा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनमें बहुत बड़ा बड़ा काम किया होता है। ठीक, थर्ड डायनेस्टी हमारे पास आ जाती है तुगलक डायनेस्टी। तो क्रोनोलॉजिकल आर्डर में हमने सबसे पहले क्या देखा? पहले हमने देखा स्लेव डायनेस्टी, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन हमने खिलजी डायनेस्टी को डिस्कस किया। अब हमारे पास थर्ड वन आती है, दैट इज तुगलक डायनेस्टी। अब इसने क्या किया कि इसने तुगलक डायनेस्टी को किसने फाउंड किया? इसका फाउंडर है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, इसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उसके बाद इसने क्या किया कि जो तुगलकाबाद रीजन है उस सिटी को फोर्टिफाई किया, उस सिटी को बिल्ड किया, फाउंड किया और उसको फोर्टिफाई किया, किलेबंदी की उसकी, यानी उसको सिक्योर किया चारों तरफ से। क्योंकि अब इसने उसको अगर अपनी कैपिटल सिटी बनाना है, कैपिटल सिटी बनाना है तो उसको उसमें फोर्टिफाई करना है, उसको महफूज भी करना है कि बाहर से कोई इन्वेजन होगा तो उसको प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये खुद को डिक्लेयर कर देगा कि मैं यहाँ, ये मेरी कैपिटल सिटी है और यहाँ पर कोई अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो जो बाकी डायनेस्टीज होंगी उस टाइम पीरियड के अंदर, उसके जो कंटेम्प्रेरीज होंगे वो भी उस पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, या फॉरेन इन्वेजन्स भी जो है यहाँ पर होंगे। ठीक, इसने तुगलकाबाद को अपनी कैपिटल सिटी बनाया। ठीक, उसके बाद ये पहला ऐसा फर्स्ट सुल्तान है जिसने इरिगेशन वर्क्स को स्टार्ट कराया। किसको कराया? इरिगेशन वर्क को स्टार्ट कराया। और किसने कराया? तुगलक डायनेस्टी के रूलर गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, इसके बारे में और ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हमारे पास आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को वाइज फूल किंग भी कहा जाता है कि वाइज भी है और दूसरी साइड वो फूल भी है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने 5 एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। वाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो उसने स्टेप्स लिए थे वो बहुत अच्छे थे। अल्टीमेटली वो उसमें फेल हो जाता है, उसको फुलफिल नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। ठीक, तो वो फेल हो जाते हैं। ठीक, अब कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है? सबसे पहले उसने क्या किया कि अपनी कैपिटल को दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया। अब नॉर्थ में रूल कर रहा है, उसने कैपिटल कहाँ कर दी? शिफ्ट कर दी दौलताबाद के अंदर, साउथ रीजन के अंदर। अब जो नॉर्थ वाले हैं वो साउथ वाले रीजन को अडेप्ट करने में उनको देरी आएगी। ठीक, नॉर्थ वाले रीजन से उसने बोला साउथ वाले रीजन में जाएंगे। किस रीजन में जाएंगे? दौलताबाद रीजन के अंदर जाएंगे। ठीक, तो कुछ लोग होमसिक भी हो जाते हैं। कौन मानेगा कि हम अपने रीजन को छोड़कर जो है वो दूसरे वाले रीजन के अंदर जाएं? वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट है साउथ वाला रीजन। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि जब इसको देखता है कि बन नहीं रहा है, यहाँ पर वापस से कैपिटल शिफ्ट जो है वो नॉर्थ वाली साइड कर लेता है। तो आना जाना ही हो जाता है 2 साल के बाद। ठीक है, इतना सा टाइम पीरियड के अंदर ये इसको चेंज कर लेता है। आना जाना हो जाता है, लोग मर जाते हैं, लोग देख रहे हैं कि सिर्फ हम आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं। तो ये भी अल्टीमेटली इसका एक्सपेरिमेंट टोटली फेल हो जाता है। नेक्स्ट रीजन एक्सपेरिमेंट जो उसने किया, जो दुआब रीजन था वहां पर इसने क्या किया कि जो टैक्सेशन सिस्टम था उसको इंक्रीज कर दिया। अब दोआब रीजन वाला हमने पढ़ा बहुत ज्यादा क्या होता है। दोआब रीजन जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। दोआब यानी दो वाटर बॉडीज के बीच का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, और इसने वहां पर टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। अब इसकी बदकिस्मती ये थी कि जब इसने टैक्सेशन को इंक्रीज किया उसी टाइम पीरियड के अंदर फेमाइन हिट कर गया। तो लोग उससे कितने ज्यादा सफर हुए, एक साइड से फेमाइन हिट कर गया, रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो बाद में इसको यहाँ पे भी टैक्सेशन कम
करना पड़ा, लेकिन जब तक ये कम करता तब तक लोग जो है वो इफेक्ट हो चुके थे। उसके बाद कराची और खुरासान एरिया जो है वहाँ पर भी इसने एक्सपीडिशन करने की कोशिश की और वो भी जो है वो फेल हो गई। ठीक, कराची एक्सपीडिशन जो है वो हिमालयन फुटहिल्स को क्रॉस करने के बाद जो है ये चाह रहा था कि बाहर उधर इन्वेजन करे या बाहर के अपनी बाउंड्रीज को जो है वो क्या करे, सिक्योर करे। ये बहुत बड़े टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है, हमें तो फैक्चुअल चीजें देखनी है यहाँ पर, ठीक, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। उसके बाद इसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। तो टोकन करेंसी इसने जो क्या किया कि कॉपर कॉइन्स को जो है क्या किया, उसको इंट्रोड्यूस किया और उसकी वैल्यू सेम रख दी सिल्वर कॉइन्स की। तो अब वो कॉइन्स घर पर भी मिंट करना आसान था, ठीक है, लोग बआसानी तरीके से उन कॉइन्स को मिंट कर रहे थे, तो इससे करप्शन बढ़ जाएगा, तो वो भी उसका फेल हो जाता है। बेचारे ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए थे, लेकिन अल्टीमेटली वो उसके सारे स्टेप्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। दैट्स व्हाई उसको कहा जाता है वाइज फुल किंग। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो सुल्तान है इसने क्या किया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक अलग सा डिपार्टमेंट जो है वो लाया, एक सेटअप किया जिसको हम दीवाने कोही भी कहते हैं। अब जब इसने एग्रीकल्चर के लिए अलग से डिपार्टमेंट जो है वो क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, तो इसके अंदर उसने बहुत सारी चीजें और भी की कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन हो, एग्रीकल्चर बढ़े। जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो अल्टीमेटली स्टेट को फायदा होगा, ठीक है, वहीं से रेवेन्यू जनरेट होता था, ठीक है, मोस्टली यही लैंड रेवेन्यू आता था हमें। तो इसने क्या किया कि लोन्स देना शुरू कर दिए फार्मर्स को, और जो फार्मर्स को लोन दिए जाते थे उनको सोनधार लोन्स कहा जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है कि इब्न बतूता जो मोरक्कन ट्रैवलर हैं वो किसके कोर्ट को विजिट करते हैं, वो इसी के कोर्ट को विजिट करते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर हमारे पास है फिरोज शाह तुगलक। इसमें बहुत सारे और टाउन्स कस्बे जो है वो बसाए। कौन कौन से बसाए, हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर एंड फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद को इसने अपनी कैपिटल भी डिक्लेयर कर दिया बाद में, ठीक है, जो जो ये अपने नाम से टाउन फाउंड कर रहे हैं उसी को ये बाद में अपनी कैपिटल बना देंगे। फिर उसके बाद इसने बहुत सारे कैनाल्स बनाए और ये स्लेव्स का बहुत ज़्यादा शौकीन था। उसके बाद इसने एक बुक लिखी जिसको फतुहात फिरोज शाही भी कहते हैं, वहाँ पर इसने अपनी अचीवमेंट्स जो है वो लिखी, राइट डाउन की। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आया है कि कुतुब मीनार को किसने रिपेयर किया, जब उसके ऊपर लाइटनिंग जो है उसकी बारिश की वजह से, तूफान, आंधी तूफान की वजह से, बिजली गरजने की वजह से वो क्या हो गया था, उसका स्ट्रक्चर या उसके ऊपर वो थोड़ा तबाह हो गया था और उसको रेनोवेट करने की जरूरत थी। तो उसको रिपेयर किसने किया था, कुतुब मीनार को, वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो है उसने बहुत सारे टैक्सेस को जो है इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ऐसे भी आता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया, वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसने क्या किया, इक्तदारी सिस्टम जो था उसको हेरिडिटरी बना दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही सारे रीजन जो है वो इनकी डाउनफॉल के भी कारण बनेंगे। अब किसी को इक्ता दिया जा रहा है, जो भी आपके लिए सर्विस कर रहा है उसको आप इक्ता दे रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, धीरे 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 वो इक्तादारी, अब इसने क्या किया, उसको हेरिडिटरी भी बना दिया। अब फादर से सन की तरफ जाएगी, ऐसे ऐसे चलती चलती, तो पूरा एम्पायर इसी इक्तदारी सिस्टम में चला जाएगा, ठीक। और वो ज्यादा इक्ताज जो है, वो इक्तदार जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और इनकी अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे, ठीक। उसके बाद इसने बहुत सारे न्यू टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि टैक्स इसने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है खराज टैक्स, जो लैंड टैक्स है, ठीक। उसके बाद ज़कात इसने किया, जो चैरिटी मुस्लिम्स देते हैं, ठीक। उसके बाद खम्स एक और जो ये है लैंड, ये टैक्स है, उसको भी इंट्रोड्यूस किया। वो वॉर से जो हमें चीज़ें मिलती थी, ठीक है, वहाँ पर जो माले गनीमत इनको मिलता था, जो वॉर बूटी होती थी, ठीक है, उस पर भी टैक्स जो है वो लगता था कि कौन सा कितना रखेगा, कैसे कैसे होगा, सोल्जर्स के लिए कितना जाएगा, स्टेट ट्रेजरी में कितना जाएगा, ठीक, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इसने क्या किया कि जिजिया टैक्स, जिजिया हमने टैक्स पहले भी पढ़ा था, ये जिजिया एक ऐसा टैक्स होता है जो मुस्लिम स्टेट के अंदर नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता है फॉर देयर सिक्योरिटी, ठीक। उसके बाद इसने क्या किया कि उसको एक सेपरेट टैक्स बनाया, अलग से टैक्स बनाया कि नॉन मुस्लिम्स के लिए ये वाला टैक्स लगेगा, दैट इज द जिजिया टैक्स। और इसने इस टैक्स को किस पे इम्पोज किया,
ब्राह्मण्स के ऊपर इम्पोज किया। पहली बार दिल्ली सल्तनत के अंदर, सुल्तान की उस हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि जिजिया टैक्स को अलग का एक टैक्स बना दिया गया और किस पर इम्पोज किया गया, ब्राह्मण्स के ऊपर ये इम्पोज किया गया। उसके बाद इसने बहुत सारे कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि आदाबिक, शाजगानी एंड हश रागिनी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉइन इसने क्या किए, इंट्रोड्यूस किए। ठीक, उसके बाद जो तिमूर मंगोल है, ठीक, उसने इस जो लेटर मुगल्स आए बाद में, जैसे कि नसीरुद्दीन महमूद जो लेटर तुगलक किंग था, उस टाइम पीरियड के अंदर जो मंगोल्स थे, ठीक है, तिमुरिद जो था, तिमुरिद एम्पायर का जो बंदा था तिमूर, उसने क्या किया, सेंट्रल एशिया का जो लीडर था, उसने लेटर तुगलक टाइम पीरियड के अंदर ऑर्डर दिया कि दिल्ली के अंदर कत्वगारत आम कर दी जाए। ठीक है, अब सारे लड़ाइयाँ इसीलिए लड़ते थे क्योंकि उनको ये चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी उनके अंडर आ जाए और वो सिक्योर हो जाए। ठीक है, और बाहर से कोई भी उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश ना करे। उसके बाद हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ डायनेस्टी हमारे पास आ जाती है, सैयद एंड लोधी। और लोधीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि यहीं से इसकी लड़ाई होगी मुगल्स के साथ और उसके बाद मुगल एम्पायर की नींव रखी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत यही होगी। ठीक, सैयद डायनेस्टी को किसने फाउंड किया, खिजर खान ने किया। ठीक, और इसके सक्सेसर्स आगे आते गए, वो कौन थे, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये किसके सक्सेसर्स हैं, सैयद के सक्सेसर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तुर्क चल रहे थे। ठीक, हमने पहले सिंध रीजन के अंदर देखा कि किसने इन्वेड किया, अरब्स ने किया। फिर हमने देखा कि तुर्क आए, जहाँ पर मोहम्मद गोरी आया। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमारे पास कौन आ जाएंगे, अफगान आएंगे। तो पहले अफगान ने इंडिया के अंदर रूल किया, अटैक किया, दैट इज द लोधीज। ठीक, लोधीज पहले ऐसे अफगान है जिन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर इसके ऊपर रूल किया। ठीक, उसके अंदर इंपॉर्टेंट रूलर आ जाता है बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया। ठीक, तो बहलोल लोधी जो है उसने इस डायनेस्टी को फाउंड किया। फिर हमारे पास इसका नेक्स्ट रूलर जो आता है दैट इज द सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इसने गजे सिकंदरी को इंट्रोड्यूस किया। गजे सिकंदरी जो कल्टीवेबल लैंड होती है, जहाँ पर हम काश्तकारी कर सकते हैं, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उन उन जगहों को मेजर करने का एक यूनिट बनाया कि इस तरीके से हम इस लैंड को मेजर कर सकते हैं। फिर ये बहुत बड़ा इससे वो हो जाता है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने ये देखा कि कौन सा लैंड हम कल्टीवेट कर सकते हैं, कौन सी लैंड को कितनी कॉन्टिन्यूसली हम ईयर बाय ईयर जो है वो कल्टीवेट कर सकते हैं, कौन सी लैंड को एक साल कल्टीवेट करेंगे, 3-4 ईयर्स के लिए ऐसे ही बैलेंस छोड़ देंगे, और फिर जब वो अपनी फर्टिलिटी रिगेन करेगी हम वापस से वो उसके ऊपर कल्टीवेशन करेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, उसके बाद इसने आगरा को फाउंड किया, ये इंपॉर्टेंट, उसके बाद मुगल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फाउंड इसको किसने किया, लोधीज ने किया 1504 के अंदर। और सिकंदर लोधी ने क्या किया, पर्शियन वर्स बुल रुखी जो है उसको लिखा है। उसके बाद इसको सक्सीड कौन करता है, इसके बाद आते हैं इब्राहिम लोधी, जिसको किसने डिफीट किया, वो डिफीटेड बाय राणा संगा। मेवाड़ का जो रूलर था राणा संगा, उसने इसको हरा दिया। ठीक, उसके बाद बैटल ऑफ खतौली के अंदर, तो यानी आपको ये याद रखना है, बैटल ऑफ खतौली के अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, राणा संगा ऑफ मेवाड़ वर्सेस सेकंड साइड हमने देखा कौन है, ये लोधीज है। ठीक है, लोधीज है। तो ये हमें याद रखना है कि बैटल ऑफ खतौली के अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। ठीक, उसके बाद इब्राहिम लोधी को कौन डिफीट करता है, बाबर के साथ भी इसकी लड़ाई होती है, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत रीजन के अंदर ये बैटल होती है। ठीक, और जिस जिस रीजन के अंदर बैटल्स हुई होती हैं उसी रीजन के ऊपर इन बैटल्स का नाम पड़ जाता है। ठीक, तो 1526 के अंदर बाबर ने भी इसको हरा दिया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर की, मुगल रूल की इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो नींव रखी जाती है।
ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमें दिल्ली सल्तनत के रिगार्डिंग जो है वो क्या हो जाती हैं, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी वीडियोज़ के अंदर जो है वो विजयनगरा एम्पायर, बहमनी किंगडम को डिस्कस करेंगे। देन हम जो है वो मुगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स एंड जो सिखिज़्म के रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, फैक्चुअल चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन फिर हमारे पास आ जाएगा जहाँ वो वाला पार्ट एडवेंट ऑफ पुर्तगीज़, जहाँ से हम मॉडर्न इंडिया के ऊपर जंप करेंगे। तो आई होप आपको इतना से समझ आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।